नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक टॉपिक पूरा क्लियर कर लिया है, राजस्थान का सामान्य परिचय, जो स्थिति और विस्तार से संबंधित जो भी टॉपिक था, जिसके अंदर हमने नए जिलों से संबंधित, नए संभाग से संबंधित जो भी जानकारी थी वो प्राप्त की है। ठीक है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे भौतिक विभाजन की ओर। हमारा जो अगला पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है राजस्थान जियोग्राफी का। राजस्थान ज्योग्राफी का इस पार्ट को अगर हम पूरे एक मतलब मन लगाकर पढ़ लेंगे, पूरे ध्यान लगाकर इसको टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, तो आगे के जो भी पार्ट हैं उसको समझने में बड़ी आसानी होगी। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हमने पीछे जो भी पढ़े हैं, हमने जो सामान्य स्थितियां विस्तार की 4 क्लास से ले ली है। उसके बाद एक जो MCQ 50 क्वेश्चनों का था, जो आपको पसंद आया होगा, कि साथ साथ में जो भी उसके प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी साथ साथ में आपको करवाएंगे। और भौतिक विभाजन ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लंबा पार्ट है, इसको करते हुए चलेंगे। तो आपका जोश है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, आपके जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके जोश में कमी है ना, तो फिर परेशानी है। अगर एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, कि जोश के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, जोश हमेशा होना ही चाहिए। उत्साह के साथ देखो क्लास, क्या दिक्कत है? अगर आप मन लगाकर क्लास देखो, मन लगाकर इस टॉपिक को क्लियर करो, मन लगाकर इस रजिस्टर हो आपके पास, मैप हो आपके पास, तो क्या दिक्कत है? राजस्थान की जियोग्राफी को कठिन पार्ट थोड़ी है, कठिन पार्ट हो ही नहीं सकता राजस्थान की जियोग्राफी। तो राजस्थान की जियोग्राफी को हम एक आसानी से समझेंगे। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्या दिक्कत है? समझ में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो एक हम इसको आसानी से समझते हुए चलेंगे, पार्ट टू पार्ट समझते हुए चलेंगे। सामान्य स्थितियों विस्तार समझ लिया है, तो अब हम समझेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन किस प्रकार से है, किस प्रकार से वहां की जनसंख्या से संबंधित, मिट्टी से संबंधित जो भी जानकारी है, हम इसको पढ़ेंगे। कौन सी जगह कितनी जनसंख्या है, क्षेत्रफल कितना है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, इन बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं भौतिक विभाजन की। तो सबसे पहले हम कोटेशन देखते हैं, कि बड़ा जबरदस्त कोटेशन है आज का, बड़ा जबरदस्त कोटेशन है। सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है एक, उसका एक पार्ट है, जो अमिताभ बच्चन जी ने बोली थी, और वो एक प्रकार से हरिवंश राय बच्चन के नाम से प्रसिद्ध हो गई, लेकिन वो वास्तव में किसकी है? वास्तविक कविता ये सोहनलाल द्विवेदी जी की है। तो देखो क्या लिखा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें हार माननी नहीं है, कोशिश करते जाना है। क्या हो गया अगर पिछली फर्स्ट ग्रेड, पिछली सेकंड ग्रेड, पिछली रेट के अंदर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबरों से हम चूक गए, तो क्या हो गया? कोई आपदा थोड़ी आ गई, कोई विपत्ति थोड़ी आ गई। हम आगे तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हमें बढ़ना है, हमें नींद चैन को त्यागना है, हमें आगे हमेशा बढ़ते जाना है। हमें हमारे अंदर वो क्या कमी रह गई, क्या कमी है, उसको हम देखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो दोबारा देखो इस चीज को, असफलता एक चुनौती है। असफलता वास्तव में चुनौती है। असफलता हर किसी के मार्ग में आ सकती है, असफलता हर किसी के मार्ग में आ सकती है, लेकिन उससे निराश नहीं होना है, में आगे बढ़ते जाना है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, हमें स्वीकार करना है कि असफलता है। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। पिछले एग्जाम के अंदर क्या कमी रह गई, उसको देखना है और सुधार करना है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक नहीं सफल हो रहे हो तो नींद को, चैन को त्यागना है, और पूरा का पूरा ध्यान कहां पे लगाना है? पढ़ाई की ओर लगाना है। तुम संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, हमें निराश नहीं होना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हमें उस मैदान को छोड़ दें। ठीक है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यानी कि हमारा जो पिछला हो सकता है, हमारा भाग्य में वो चीजें नहीं है, तो हमें उससे ऊंचा पद मिलने को तैयार। हमारा रेट के अंदर नहीं सिलेक्शन हुआ है तो क्या हो गया? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है ना, उसके लिए हमारी हो सकता है वो सीटें हमारे लिए तैयार खड़ी हो, वो सीटें हमारा इंतजार कर रही हो। ठीक है, तो इतना मोटिवेशन बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो चले आगे। तो हमारी पहली देखो, भौतिक विभाजन की पहली क्लास के अंदर सबसे पहले क्या चीजें लिखी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भौतिक विभाजन कौन कौन से हैं, किसने किया है, सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, उसके बाद में किसने किया था, वो जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखो राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व, राजस्थान का भौतिक विभाजन से संबंधित चीजें देखो। प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था, जिसे पेंजिया कहते थे। जो प्रागैतिहासिक काल यानी जो हमारा इतिहास लिखा गया था उससे पहले की बात हो रही है, यानी कि जो इतिहास लिखा गया था उससे पहले की बात हो रही है।
तो संपूर्ण विश्व में एक पिंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहते थे। एक पिंड था, जो हमारी जो धरती है, विश्व के अंदर केवल एक पिंड था, केवल ही, ठीक है। तो उसके चारों ओर पेंथालासा सागर था। इसके चारों ओर क्या था? पेंथालासा सागर था। यानी कि एक प्रकार से मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये एक पिंड के रूप में था, यानी कि एक जो संपूर्ण विश्व है एक पिंड के रूप में था। इसके अंदर एक पिंड था, ठीक है। इसके अंदर क्या था? एक पिंड था, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक गोला सा आकार का था, उभरा हुआ भाग था। उभरा हुआ भाग के कारण होने के कारण इसको क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। क्या नाम कहते थे इसको? पेंजिया कहते थे। इसको कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया। इसको कहते थे पेंजिया। इसके चारों ओर पेंथालासा सागर था, यानी कि इसके जो चारों ओर जो चीजें सागर था, पानी से भरा हुआ था सारा, ये था पेंथालासा सागर। पेंथालासा सागर, ठीक है। ये पेंथालासा सागर था। और जो उभरा हुआ भाग था, एक प्रकार से जमीन का भाग, उभरा हुआ भाग था, वो पेंजिया कहते थे। और उसके चारों ओर जो पानी था, जो सागर था, उसको कहते थे पेंथालासा सागर कहते थे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया का विभाजन हुआ और इसके दो भाग बने। यानी कि कार्बोनिफेरस युग क्या होता है? कार्बोनिफेरस युग वो है जहां पे उस वक्त क्या हुआ था? कुछ ना कुछ उथल पुथल हुआ था। उसके अंदर जो पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वो क्या हो गए थे? दब गए थे प्रकार से। उससे जो निकला था, यानी दबने से वो क्या निकला था? अब जब खोज की जाती है तो वहां से कोयला निकलता है, यानी कोयले जो निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? एक प्रकार से पीछे जो भी जीव जंतु दबे हुए थे, पेड़ पौधे दबे हुए थे, उसका भाग है एक प्रकार से, वो कोयले के रूप में हमारे सामने आता है। कार्बोनिफेरस युग में इस पेंजिया का विभाजन हुआ। इस पेंजिया का विभाजन हुआ और इसके दो भाग बने। कितने भाग बने? दो भाग बने। दो भाग बने किस प्रकार से बने? उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, ठीक है। उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड कहा जाता था, और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग को कहा जाता था, ठीक। तो ये देखो, ये पेंजिया पूरा का पूरा पृथ्वी है। पेंजिया यानी एक पूरा का पूरा उभरा हुआ भाग था, लेकिन इसके चारों ओर पेंथालासा सागर था। लेकिन ये जब इसका परिवर्तन हुआ, परिवर्तन इस एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ था? अगर देखें तो ये पेंजिया था, दो हिस्सों में बंट गया था। दो हिस्सों में कैसे बंट गया था? देखो, दो हिस्सों में इस प्रकार से बंट गया था कि ऊपर वाला भाग एक ऐसे भाग बन गया और एक ये दो हिस्सों में बंट गया था। पेंजिया तो दो हिस्सों में बंट गया। तो वो दो हिस्से कौन कौन से थे? ऊपर वाला कौन सा आ गया? ये आ गया अंगारा लैंड, ये आ गया अंगारा लैंड। और ये कौन सा आ गया? ये आ गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये दो हिस्सों में बंट गया। ऊपर वाला भाग तो हो गया अंगारा लैंड, इसको लोरेशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोरेशिया, ठीक है। आराम से समझना है, ठीक है। कोई ज्यादा तकलीफ वाली चीजें नहीं है, आराम से समझना है। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पहले पेंजिया होता था, केवल एक उभरा हुआ भाग था, लेकिन उसके बाद में भौतिक परिवर्तन हुआ तो दो हिस्सों में बंट गया। दो हिस्सों में किस प्रकार से बंट गया? उत्तरी भाग था अंगारा लैंड, जिसको लोरेशिया भी कहते हैं, और नीचे वाला भाग था गोंडवाना लैंड, ठीक है। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा था, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया टेथिस सागर। क्या कहा गया? टेथिस सागर। बीच वाले हिस्से को कहा गया टेथिस सागर। लेकिन ये दोनों हिस्से थे तो वे पेंजिया के हिस्से थे एक प्रकार से, ठीक है। किसका हिस्सा थे? पेंजिया का। ये भी हिस्सा और ये भी हिस्सा, ये दोनों किसके हिस्से थे? पेंजिया के हिस्से थे। और पेंजिया से दो भाग बने, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इस बात का ध्यान रखना है। समझ में आ गई चीजें? चले आगे। तो ये टेथिस सागर यानी कि किस प्रकार से अवशेष राजस्थान के अंदर आता है, इसके बारे में देखिए। भौगोलिक परिवर्तन के कारण अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ, जिस कारण से महाद्वीप बने। यानी कि उसके अंदर भी पहले तो एक उभरा हुआ भाग था जिसे पेंजिया कहते थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उनका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इस ये देखो वापस से इसके अंदर दो, ये अंगारा लैंड हो गया और ये गोंडवाना लैंड हो गया। लेकिन इन दोनों का आपस में टकराव हुआ, यानी कि बहुत वर्ष लग गए, करोड़ों वर्ष लग गए इसको चीजों में। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जब इनका आपस में टकराव हुआ, इनका आपस में टकराव होने के कारण क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन और हो गया। भौतिक परिवर्तन इस कारण से हुआ, जो आज की स्थिति है, आज की जो सामान्य स्थिति है, उसके बारे में चर्चा करते हैं,
तो वो सामान्य स्थिति कैसे इन दोनों के अंदर टकराव हुआ, जब टकराव होने से अलग अलग महाद्वीप बन गए, अलग अलग महाद्वीप जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जो अंटार्कटिका, ये महाद्वीप है, इस प्रकार के महाद्वीप बन गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ जो 33 सागर भी था, 33 सागर का जल भी क्या हो गया, पृथ्वी आपको पता है पश्चिम से किस तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो जल तो कहां चला गया, पूर्व की ओर चला गया, लेकिन जो रेतीला मरुस्थल के भाग होते हैं, जो रेतीला भाग होता है वो किसकी तरफ रह गया, पश्चिम की तरफ रह गया। इस बात का ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो भौगोलिक परिवर्तन के कारण अंगारा लैंड वह गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ, जिस कारण से क्या बने, महाद्वीप बने। इस बात का ध्यान रखना। महाद्वीप कौन कौन से बने थे आपको पता है, 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप वगैरह सारे के सारे ये महाद्वीप बने थे 7। और इसके साथ साथ ही महासागर भी बने थे, यानी कि 33 सागर का पानी जहां जहां गया वहां पर क्या बन गए, महासागर बन गए। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, ये 5 महासागर है। इस प्रकार के महासागर भी बने थे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में गोंडवाना लैंड व 33 सागर दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। भारत में गोंडवाना लैंड व 33 सागर दोनों के अवशेष पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है और 33 सागर का हिस्सा है। 33 सागर का किस प्रकार से है, गोंडवाना लैंड का किस प्रकार से, इसके बारे में अगर चर्चा करें, देखो राजस्थान में भी, भारत में तो है, भारत की जियोग्राफी अलग चीज है, लेकिन राजस्थान की जियोग्राफी में भी, राजस्थान में भी गोंडवाना लैंड व 33 सागर, यानी इन दोनों के ही हिस्से पाए जाते हैं। राजस्थान में भी किस प्रकार से पाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करें तो देखो 33 सागर, 33 सागर का मतलब ही क्या है, जहां पे सागर होगा वहां का पानी क्या होगा, खारा होगा। सागर, महासागर का पानी खारा होता है, इस बात का पता है ना आपको। तो महासागर क्या है, खारा है। जहां पे सागर था वहां की जमीनें क्या होगी, लवणीय होगी, यानी कि खारी भूमि होगी एक प्रकार से, यानी कि वहां के अगर पानी निकाला जाएगा तो वहां पर उसके पानी में क्या होगा, खारापन होगा। ठीक है, तो राजस्थान में भी गोंडवाना लैंड व 33 सागर के अवशेष पाए जाते हैं। अगर मरुस्थल की बात करें तो ये किसका हिस्सा है, बताओ कमेंट में साथ साथ में आने चाहिए कि मरुस्थल जो है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है अपना, वो किसका हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये रेत वाला स्थान है, टिल्लों वाला स्थान है, और अगर इसके अंदर से यानी कि जमीन में से पानी निकाला जाए तो उसके पानी में क्या होगा, खारापन होगा। तो ये किसका हिस्सा होगा, सीधी सी बात 33 सागर का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा, 33 सागर। ठीक है, अगर अरावली की बात करें, अरावली सबसे प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत है, इस बात का ध्यान रखना। इसको भारत का अपलेशियन भी कहा जाता है, यानी कि जो इसकी अपलेशियन से तुलना की जाती है, जो अमेरिका का जो पर्वत है। ठीक है, यानी अरावली किसका हिस्सा माना जाता है, ये गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का क्यों, यानी कि गोंडवाना लैंड है जो उभरा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ हिस्सा होने के कारण ही गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्योंकि गोंडवाना लैंड भी एक किसका हिस्सा था, पेंजिया का हिस्सा था। पेंजिया किसका भाग था, पेंजिया एक उभरा हुआ भाग था पृथ्वी के ऊपर, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी कारण से अरावली एक उभरा हुआ भाग है और गोंडवाना लैंड का ही भाग है। अगर बात करें पूर्वी मैदान किससे संबंधित रखता है, तो गंगा के मैदान से संबंध रखता है। और पूर्वी मैदान भी किसका हिस्सा है, तो ये आपका हो जाएगा 33 सागर का हिस्सा। किसका हिस्सा हो जाएगा, 33 सागर। ठीक है, यानी मरुस्थल जो खारापन है वो 33 सागर, अरावली उभरा हुआ भाग है। यानी सबसे ऊंचाई की बात करें, राजस्थान के सबसे ऊंचा स्थान कहां पे पाया जाता है, तो अरावली ही है। तो इस कारण से गोंडवाना लैंड का हिस्सा, पूर्वी मैदान 33 सागर का हिस्सा। फिर पठारी प्रदेश, पठार है तो पठार होगा, तो वो भी उभरा हुआ भाग है एक प्रकार से। तो पठार तो किसका हिस्सा होगा, ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। किसका होगा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। ठीक है, गोंडवाना लैंड। समझ में आ गई चीजें कि भौगोलिक परिवर्तन के कारण अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में टकराव हुआ, जिस कारण से महाद्वीप बने। बता दिया कि महाद्वीप किस प्रकार से बने थे, जब इन दोनों का टकराव हुआ तो एक प्रकार से ये परिवर्तन आया, भौगोलिक परिवर्तन आया, तो उस कारण से महाद्वीप बने। और 33 सागर था, 33 सागर से पश्चिम, यानी कि पृथ्वी किस प्रकार से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो पानी कहां पर चला गया, पूर्व की ओर चला गया। पानी पूर्व की ओर चला गया तो इससे भी महासागर बन गए। और जो मरुस्थल पाए जाते हैं विश्व के अंदर, वो सारे के सारे पश्चिम की तरफ पाए जाते हैं। किस तरफ पाए जाते हैं, पश्चिम की तरफ। जैसे थार का मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया, इस प्रकार के जो भी मरुस्थल है वो सारे के सारे पश्चिम की तरफ पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जो सागर का यानी कि जो जमीन का जो पश्चिमी हिस्सा है उस तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में गोंडवाना लैंड व 33 सागर दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, और
भारत में देखो, राजस्थान में भी, भारत में तो पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर भी गोंडवाना लैंड व तैतीस सागर के अवशेष पाए जाते हैं। और मरुस्थल की बात करें तो किसका हिस्सा है? तैतीस सागर का हिस्सा है, क्योंकि वहां की जो जमीन के अंदर क्या है? खारापन है, पानी के अंदर खारापन है। अरावली के अंदर, अरावली किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पूर्वी मैदान किसका हिस्सा है? तैतीस सागर का हिस्सा है। और पठारी प्रदेश किसका है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस बात का ध्यान रखना है। आगे समझ में चीजें, कोई समस्या दिक्कत? चले आगे देखो, आगे देखो, राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास, यानी कि सबसे पहले प्रयास किसने किया था? राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। इस बात का ध्यान रखना है कि राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। कितनों में बांटा है? 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। किस किस में बांटा है? अगर हम इसकी बात करें तो किस किस के अंदर बांटा है? देखो, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ये ध्यान रखना है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश कौन सा हिस्सा आ जाएगा? जो पश्चिमी हिस्सा है, मरुस्थल वाला हिस्सा है, उसके अंदर आ जाएगा। अर्ध शुष्क प्रदेश कौन सा आ जाएगा? अर्ध शुष्क प्रदेश यानी कि जो पश्चिमी हिस्सा ही है उसका हिस्सा आ जाएगा, यानी कि अरावली के जो जस्ट बाद का हिस्सा है, पश्चिम का हिस्सा है, वो आ जाएगा। उसके बाद नहरी प्रदेश आ जाएगा। नहरी प्रदेश वो जो घग्गर का मैदान है, जो कौन सा आ जाएगा? घग्गर का मैदान, बताओ, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ वाला हिस्सा जो है वो आ जाएगा नहरी प्रदेश। अरावली प्रदेश जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका आ जाएगा। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश पूर्व के अंदर स्थित है। अरावली के पूर्व के अंदर जो जयपुर, दौसा, ये वाले क्षेत्र है ना, सवाई माधोपुर वगैरह, सारे के सारे अलवर वगैरह, वो सारे के सारे पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा देखो, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश जो दक्षिणी पठारी है, दक्षिणी पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, यानी कि हड़ौती वाला क्षेत्र है, वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा? दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश के अंदर आ जाएगा। यानी कि सबसे जो उपजाऊपन किस मिट्टी में पाया जाता है? तो दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश वाले हिस्से के अंदर सबसे उपजाऊपन पाया जाता है। चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल वाला इलाका कौन सा है? चंबल वाला इलाका जो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वाला इलाका है ना, जिसको डांग उत्खात क्या बोलते हैं, उसको उत्खात भूमि कहते हैं, तो वो क्षेत्र भी चंबल बीहड़ प्रदेश के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम नक्शे के हिसाब से बात करें तो इसको समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले पश्चिमी शुष्क प्रदेश किसके अंदर आ जाएगा? देखो, तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश ये आ जाएगा अपना। ठीक है, ये बीकानेर वाला इलाका आ जाएगा, फलोदी वाला आ जाएगा, बाड़मेर, बालोतरा वाला, इस प्रकार से इलाका आ जाएगा। ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश आ जाएगा। अगर हम बात करें, देखो पीछे और क्या लिखा है? अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर देखो तो ये आ जाएगा आपका, अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर चूरू वाला इलाका आ जाएगा। ठीक है, सिक्कर, झुंझुनू, सिक्कर, फिर उसके बाद में डीडवाना, नागौर, उसके बाद में जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, पाली और जालोर और संचारू वाला, इस प्रकार से इलाका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर आ जाएगा। अगर बात करें नहरी प्रदेश के अंदर, नहरी प्रदेश कौन सा आ जाएगा? नहरी प्रदेश कौन सा आ जाएगा? नहरी प्रदेश मैंने बताया था ये वाला इलाका है, जो ये नहरी प्रदेश के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश आपको पता है कौन कौन सा इलाका है? ये जो पूरा पूरा अलवर से लेकर, ठीक है, ये अलवर कहां पे आ गया? हाँ, ये आ गया अलवर, और जयपुर से, अजमेर से, ठीक है, फिर राजसमंद से, उदयपुर से, इस प्रकार का इलाका है जो ये आ जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो 7 भागों में बांटा है उसकी बात करें अपने। ठीक है, फिर देखो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? ये इलाका आ गया सारा का सारा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और ठीक है, ये इलाका आ गया। अगर बात करें, फिर आ गया दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश कौन सा है? दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये इलाका है जो, ये दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश आ गया, और ये आ गया पूर्वी प्रदेश से संबंधित आ गया, ये दक्षिण पूर्वी प्रदेश में ही आता है वैसे। ठीक है, ये भी। और फिर आ गया चंबल बीहड़ प्रदेश। चंबल बीहड़ प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो इलाका है ये चंबल बीहड़ प्रदेश के अंदर आता है, जिसके अंदर सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर, इसके अंदर जो चंबल का बीहड़ पाया जाता है, चंबल बीहड़ प्रदेश है, वो इलाका जाएगा। यानी ये 7 भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 और
7, ये हो गए 7। इनको नक्शे के अंदर उतार लेना इस प्रकार से, कहां से कहां तक है, जो मैंने एक सामान्य परिचय के बारे में बताया। हाँ, इसके अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से प्रदेश किसके अंदर शामिल है, हाँ बहुत रेयर चांस है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन बनता है तो। इसके अंदर राजस्थान, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेशों में जो बांटा है उनमें से कौन सा प्रदेश नहीं है, कौन सा प्रदेश नहीं है। इनमें से 3 तो इस प्रकार के नाम दिए जा सकते हैं और एक नाम कोई दूसरा दे देंगे, यानी कि किसी और ने अगर बांटा है उस प्रकार का नाम दे दिया जाएगा। जैसे हरिमोहन सक्सेना ने बांटा है वो दिया दे, या फिर AK सेन ने बांटा है वो नाम दे दे, या फिर रामलोचन जी ने बांटा है उस प्रकार से नाम दे दे, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किस नाम से जो 7 भागों में बांटा है, तो वो आ जाएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश आ जाएगा, अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाएगा, नहरी प्रदेश आ जाएगा, अरावली प्रदेश आ जाएगा, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश आ जाएगा और चंबल बीहड़ प्रदेश आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखो। आगे क्या है, हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया था। लेकिन दूसरा प्रयास किसने किया था, अगर इसकी बात करें तो दूसरा प्रयास किसने किया था, AK सेन ने किया था। किसने किया था दूसरा प्रयास, दूसरा प्रयास किया था AK सेन ने, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी याद रख लेना। दूसरा प्रयास अगर सर्वप्रथम प्रयास पूछा जाए तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा, लेकिन दूसरा प्रयास पूछा जाए तो AK सेन। अगर तीसरा प्रयास पूछा जाए तो रामलोचन सिंह जी ने किया था, ठीक है। दूसरा प्रयास AK सेन, तीसरा प्रयास रामलोचन सिंह ने किया था। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये ज्यादा खास नहीं है वैसे चीजें, लेकिन फिर भी याद रख सकते हो आप। आगे देखो, हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल के अनुसार धरातलीय दृष्टि से राजस्थान को 4 प्रदेशों में बांटा है। कितने प्रदेशों में बांटा है, 4 प्रदेशों में बांटा है। तो 4 प्रदेशों में बांटा है हरिमोहन सक्सेना ने, और ये भी क्या है, सर्वमान्य माना जाता है। क्या माना जाता है, सर्वमान्य। सर्वमान्य इसको ही माना जाता है, किसको, हरिमोहन सक्सेना जी की पुस्तक है राजस्थान का भूगोल। और हाँ, एक बात और, प्रोफेसर वीसी मिश्रा, अगर उनकी ही पुस्तक की बात की जाए तो उनकी पुस्तक भी इसी नाम से, राजस्थान का भूगोल नाम से है। इन्होंने 4, जो हरिमोहन सक्सेना ने है, इनको 4 भागों में किस किस भागों में बांटा है, तो उसकी बात करें तो कौन कौन से आ जाएंगे, ये देखो। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि बीच में मरुस्थलीय है, पर्वतीय है, इस प्रकार से नाम दिए साथ साथ में, ठीक है। फिर आ जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। फिर चौथा कौन सा आ जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 भागों में बांटा है, कौन कौन से, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये देखो यहाँ पे मरुस्थलीय नाम आ गया, यहाँ पे पर्वतीय नाम आ गया, यहाँ पे मैदानी नाम आ गया और यहाँ पे पठारी नाम आ गया। अगर इस प्रकार से नाम आए तो आपको सीधा जाना है, किस पे जाना है, हरिमोहन सक्सेना जी के ऊपर जाना है, यानी कि इन्होंने ही इनको बांटा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इस प्रकार से, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखो, इनके बारे में चर्चा करेंगे साथ साथ में, और इस जो नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चले आगे देखो, हाँ बताया मैंने, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर सबसे वो कौन सा भाग है, जो थार का मरुस्थल है वो भाग आ जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कितने जिले आते हैं, पहले कितने आते थे और आज कितने आते हैं,
पहले 13 जिले थे, लेकिन आज के समय में कितने जिले हैं? ये 19 जिले हैं। कितने जिले हैं? 19 जिले हैं। ठीक है, 19 जिले हैं। कितने जिले हैं? 19 जिले हैं। कौन कौन से हैं? अगर इसके बारे में बात करें तो मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर बात करें तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कुल राजस्थान के अंदर कितना भाग है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, राजस्थान के अंदर है ये। ठीक है, अगर बात करेंगे 19 जिले कौन कौन से हैं, 19 जिले कौन कौन से हैं, तो ये देखो कौन कौन से आ जाएंगे। सिक्कर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, फिर सिक्कर आ जाएगा, फिर कौन सा है नीचे? डीडवाना कुचामन आ जाएगा, नागौर आ जाएगा, ब्यावर का कुछ हिस्सा आ जाएगा, पाली आ जाएगा। ठीक है, और पाली के बाद जालोर और सांचौर आ जाएगा। ऊपर देखो बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, ठीक है, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। ये 19 जिले हैं। किसके अंदर आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आ जाएंगे। कौन सा भाग है अगर बात करें तो? कौन सा भाग है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, लेकिन शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिसके अंदर सबसे शुष्क स्थान कौन से हैं इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर? शुष्क, इसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अगर इसकी बात करें तो बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि एक तो वे जो बालुका स्तूप युक्त, यानी कि यहाँ पे रेत के टिल्ले क्या पाए जाते हैं? रेत के टिल्ले या दोहरे कह सकते हैं, अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं? रेत के टिल्ले या दोहरे कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उनकी आकृति किस प्रकार की होगी ये नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे अपने। ठीक है, लेकिन बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि रेत के टिल्ले पाए जाते हैं, वो तो ये हो गए। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी कि यहाँ पे रेत के टिल्ले नहीं पाए जाते हैं, रेत के टिल्ले नहीं। यानी कि एक प्रकार से समतल जगह है, ये केवल चट्टानों से चट्टाने हैं यहाँ पे केवल, और चूना पत्थर पाया जाता है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी यहाँ पे रेत के टिल्ले नहीं है। तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश वाला हिस्सा कौन सा है? अगर हम इसकी बात करें तो कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ये देखो एक बार इसको साफ कर देते हैं। कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ये देखो ये हिस्सा हो जाएगा फलोदी से पोकरण, बालोतरा। ठीक है, इस प्रकार से हिस्सा है। जो ये हिस्सा है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, तो मैप रख लेना साथ साथ में और लिख लेना साथ साथ में। जो मैं लिख रहा हूं मिटा रहा हूं वो देख लेना, साथ साथ में लिखते हुए जानना है इस चीज को। ठीक है, कि वहां पे कौन सा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि फलोदी से पोकरण, पोकरण से बालोतरा वाला क्षेत्र है, वो हिस्सा है, वो वहां पे रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और बाकी का क्षेत्र है जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यानी कि यहाँ पे रेत के टीले हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, ये चीजें हो गई। आगे देखो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अगर बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो ये देखो कौन कौन से आएंगे। बीकानेर आ जाएगा, ठीक है, बीकानेर के बाद फलोदी आ जाएगा, कुछ हिस्सा जोधपुर ग्रामीण का आ जाएगा, बालोतरा का आ जाएगा और बाड़मेर का हिस्सा। ये हिस्सा कौन सा आ जाएगा? अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की एक खास बात और है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है, बारिश होती है, वो 0 से 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, ज्यादा बारिश यहाँ पे नहीं होती है। यानी कि ऐसी जगह भी होती है जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है और 25 सेंटीमीटर वर्षा हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 25 सेंटीमीटर वर्षा, या न्यूनतम बात करें तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, बात करें तो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है ये। कौन सा? शुष्क मरुस्थलीय
प्रदेश, यानी कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कौन सी वर्षा रेखा इसको आपस में बांटती है, यानी कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कौन सी वर्षा रेखा बांटती है, तो वो आपकी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इनको दो भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। देखो लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। और दो भाग कौन कौन से हैं वो आपको पता है कि एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये चीजें हो गई। आगे देखो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, कौन कौन से हैं? जहां पे वर्षा कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर भी 4 मैदान हैं। किस कौन कौन से हैं? घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। अब घग्गर का मैदान, अगर घग्गर के मैदान की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था, पहले 2 ही जिले आते थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, लेकिन अब 3 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए आपको पता है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और आपका आ गया अनूपगढ़। ठीक है, कितने आ गए? गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये 3 जिले आ गए। ठीक है, वो कौन सा हिस्सा है अगर ये बात करें तो आपको पता है ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा घग्गर का मैदान। ठीक है, ये आपका आ जाएगा घग्गर का मैदान। अगर बात करें आगे देखो कौन सा? शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश के अंदर कौन कौन से आते हैं? जो नीम का थाना है और वो अरावली प्रदेश का हिस्सा है, एक प्रकार से अरावली जो पर्वत है वो पाया जाता है। इसके अंदर ये शेखावटी प्रदेश के अंदर नहीं आएगा, तो वो कौन कौन से आ जाएगा? एक आ जाएगा सीकर, चूरू, झुंझुनू और एक आ जाएगा नागौर। नागौर का कुछ हिस्सा है, नागौर का जो उत्तरी हिस्सा है ना, नागौर का जो उत्तरी हिस्सा है वो आ जाएगा किसके अंदर? आ जाएगा शेखावटी प्रदेश के अंदर आ जाएगा। अगर मैप के जरिए समझने की कोशिश करें तो कौन सा हिस्सा आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर और डीडवाना कुचामन का, सॉरी मैंने नागौर बोल दिया ना, वहां पे डीडवाना कुचामन का कुछ हिस्सा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा शेखावटी। शेखावटी प्रदेश कौन कौन सा आ जाएगा? 3 जिले तो हैं ही, चूरू, सीकर और झुंझुनू, और कुछ हिस्सा आ जाएगा आपका डीडवाना कुचामन का। कौन सा आ जाएगा? डीडवाना कुचामन का आ जाएगा। ठीक है, डीडवाना कुचामन। ठीक है, डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग है वो आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? अगर ये बात करें तो कौन सा आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा नागौर व डीडवाना कुचामन। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि के अंदर आ जाएगा डीडवाना, कुचामन व नागौर। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा क्षेत्र है? ये देखो, ये आ जाएगा, ये जो क्षेत्र है वो आ जाएगा आपका नागौरी उच्च भूमि। कौन सा आ जाएगा? नागौरी उच्च भूमि आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश इसको लूणी बेसिन भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखनी। क्या कहा जाता है? लूणी बेसिन। इसको क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश, लूणी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश जिसके अंदर पाली, उसके बाद जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा वाला हिस्सा का सारा हिस्सा है, जोधपुर ग्रामीण का भी कुछ हिस्सा है, वो सारे आ जाएंगे। कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे? देखो इसके अंदर आ जाएगा, एक तो आ जाएगा पाली, जालोर, सांचौर,
कुछ हिस्सा बालोतरा का, कुछ बाड़मेर का, जोधपुर ग्रामीण का भी हिस्सा, जोधपुर ग्रामीण का हिस्सा, जोधपुर का भी आ जाएगा कुछ, ठीक है। और कुछ रह गया क्या? ये आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैप के अंदर देखें तो कौन कौन से हिस्सा आ जाएगा, देखो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, कुछ हिस्सा नागौर का भी है, ठीक है, पाली का है, बालोतरा का है, बाड़मेर का है, सांचौर का है और जालोर का है। ये कौन सा हिस्सा आ जाएगा आपका? गोड़वाड़ प्रदेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गोड़वाड़ प्रदेश। जो लूनी नदी बहती है वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। लूनी बेसिन भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? लूनी बेसिन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर दो हिस्से हैं, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त तो ये बता दिया, ठीक है, ये जो वाला हिस्सा, और बाकी जो है हिस्सा वो सारा सारा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, यानी कि वहां पे रेत के टीले हैं। और उसके बाद देखो तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, घग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोड़वाड़ प्रदेश। ये चीजें आ गई सारी की सारी, ठीक है। चले आगे, आगे देखो अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली है जो सबसे प्राचीनतम मोरदार पर्वत है विश्व का, तो वो अरावली है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश को भी 3 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से हिस्सों में बांटा है? अगर हम बात करें तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ठीक है। उत्तरी अरावली के अंदर कौन से आते हैं जिले, और मध्य अरावली के अंदर कौन से जिले हैं, और दक्षिणी अरावली के अंदर कौन से जिले हैं? तो अगर हम बात करें उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? एक आ जाएगा नीम का थाना, ठीक है। नए जिले कौन कौन से बने? कोटपुतली, बहरोड, और कौन सा आ जाएगा? खेड़थल, तिजारा, अलवर, दौसा, ठीक है। ये आ जाएंगे जिले सारे के सारे। कुछ जयपुर भी आ जाएगा, ठीक है, जयपुर भी आ जाएगा। ये आ जाएगी उत्तरी अरावली के अंदर। अगर हम मैप के माध्यम से बात करें तो ये देखो, ये आ जाएगा, देखो अलवर से लेके, ये अलवर है, जयपुर है, जयपुर ग्रामीण, दूदू, फिर अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, ठीक है, फिर डूंगरपुर। इस प्रकार से अरावली है, इस प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बताया था उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली के अंदर आ जाएंगे आपके नीम का थाना, ठीक है, कुछ हिस्सा सिक्कर का भी आ जाएगा, सिक्कर का भी हिस्सा है कुछ, ठीक है। उसके बाद जो आ जाएगा कोटपुतली, बहरोड, खेड़थल, तिजारा, अलवर और जयपुर ग्रामीण। ये आपका सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, ठीक है। उसके बाद बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली के अंदर कौन कौन से जिले हैं? तो मध्य अरावली के अंदर एक तो पहले भी था, आज भी है, अजमेर आ जाएगा, ठीक है, एक दूदू आ जाएगा, और एक आ जाएगा कुछ हिस्सा जयपुर जो ग्रामीण है उसका दक्षिणी हिस्सा, जयपुर ग्रामीण का दक्षिणी लिख सकते हैं, दक्षिणी जयपुर ग्रामीण, और एक और लिख सकते हैं उत्तरी राजसमंद। क्या लिख सकते हैं? उत्तरी राजसमंद। ये हिस्से किसके अंदर आ जाएंगे? मध्य अरावली के अंदर आ जाएंगे। मैप के माध्यम से देखें तो ये आ जाएंगे अपने मध्य अरावली के अंदर। कौन कौन से देखो, ठीक है, हाँ ब्यावर का भी हिस्सा है कुछ, ठीक है, और ये यहां तक है जो ये आ जाएगा आपका मध्य अरावली के अंदर आ जाएगा। किसे देखो, मध्य अरावली, ठीक है। कौन से आ जाएंगे? अजमेर आ जाएगा, जयपुर जो ग्रामीण है उसका दक्षिणी हिस्सा आ जाएगा, कुछ दक्षिणी पश्चिमी कह सकते हैं, दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा आ जाएगा, दुद्दू वाला क्षेत्र आ जाएगा, अजमेर वाला आ जाएगा, ब्यावर का आ जाएगा, ठीक है, कुछ हिस्सा ब्यावर का आ जाएगा, और उत्तरी राजसमंद आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। और बात करें तो दक्षिणी अरावली के अंदर कौन कौन से जिले हैं?
तो आपको पता है दक्षिण के अंदर सबसे जो प्रमुख जिला है वो आपका आ जाएगा सिरोही, जिसके अंदर जो गुरु शिखर माउंट आबू वाला क्षेत्र है वो सिरोही है। दक्षिणी अरावली के अंदर कौन कौन से अगर जिलों की बात करें तो कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले सिरोही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद उदयपुर आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा, सलूम्बर आ जाएगा, ठीक है, डूंगरपुर आ जाएगा, ठीक है। ये हिस्से किसके अंदर आ जाएंगे? दक्षिणी अरावली के अंदर आ जाएंगे। मैप के माध्यम से देखें तो ये देखो कौन कौन सा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर और डूंगरपुर वाला हिस्सा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अरावली के अंदर आ जाएगा, ठीक है, दक्षिणी अरावली, ठीक है। ये आ गया समझ में? आगे देखो, ठीक है। अरावली उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली के रूप में 3 भागों में बांटा है। और कौन कौन से जिले आते हैं? उत्तरी अरावली के अंदर नीमका, थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर, दौसा और जयपुर आ जाएगा। और मध्य अरावली के अंदर अजमेर, ब्यावर और दक्षिणी जयपुर ग्रामीण, और इसके अलावा उत्तरी राजसमंद और आ जाएगा आपका ब्यावर भी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ब्यावर भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और दक्षिणी अरावली की बात करें तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, सलूम्बर, डूंगरपुर ये जिले आ जाएंगे। आगे बात करें तो देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन कौन से हिस्से हैं ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूर्वी मैदानी प्रदेश से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यहां से क्वेश्चन जरूर उठता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश से एक क्वेश्चन जरूर उठता है, क्योंकि इसको 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से हैं? चंबल बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन और बनास बेसिन, ठीक है। और चंबल बेसिन की बात करें तो चंबल बेसिन कौन कौन सा हिस्सा है आपका? चंबल बेसिन का हिस्सा आपका आ जाएगा जो आपका देखो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये वाला हिस्सा कौन सा आ जाएगा? चंबल बेसिन में आ जाएगा। कौन सा? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये हिस्सा आ जाएगा चंबल बेसिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो चंबल बेसिन के अंदर कौन सा हिस्सा आ जाएगा? ये हिस्सा आ जाएगा चंबल बेसिन। ये चंबल बेसिन के अंदर कौन सा हिस्सा आ जाएगा? करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर वाला हिस्सा चंबल बेसिन के अंदर आ जाएगा। आगे देखो माही बेसिन, माही बेसिन के अंदर कौन सा हिस्सा आता है? आपको पता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला हिस्सा सारा का सारा माही बेसिन के अंदर आता है। मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा माही नदी को कितने भागों में बांटती है, यानी कि 2 बार काटती है, तो वो कौन सी है? माही नदी है। यानी कि माही बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो प्रमुख रूप से कौन कौन से जिले आ जाएंगे बताओ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुछ हिस्सा सलूम्बर का भी आ जाएगा, ठीक है, कुछ उदयपुर का भी आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएंगे, चित्तौड़ का भी आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे माही बेसिन के अंदर आ जाएंगे। तो माही बेसिन के अंदर अगर देखें तो कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे? कौन से आ जाएंगे? ये हिस्सा आ जाएगा माही बेसिन के अंदर, ठीक है, ये हिस्सा यहाँ ये आ जाएगा माही बेसिन, ठीक है। और आ जाएगा आपका बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? ऊपर वाले हिस्से आते हैं जयपुर, भरतपुर, अलवर, ठीक है। ये वाले हिस्से किसके अंदर आ जाएंगे? बाणगंगा बेसिन के अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से अगर बात करें तो ये वाला हिस्सा, ये किस में आ जाएगा? बाणगंगा बेसिन, ठीक है, बाणगंगा बेसिन आ जाएगा, ठीक है। और बात करें उसके बाद में बाणगंगा बेसिन हो गया, ठीक है। इसके बारे में बात करें बनास बेसिन। बनास बेसिन के अंदर कौन कौन सा हिस्सा आता है? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बनास बेसिन, बनास बेसिन के अंदर ये हिस्से आते हैं, ठीक है। ये राजसमंद से लेकर उदयपुर, उदयपुर से बाद चित्तौड़, चित्तौड़ से
भीलवाड़ा, शाहपुरा, और आपका आ जाएगा उसके बाद केकड़ी, टोंक, ये वाला हिस्सा, ये सारा का सारा किसमें आ जाएगा, बनास बेसिन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, बनास बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन के बारे में थोड़ी सी मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। ये देखो, चंबल बेसिन का कुछ हिस्सा ऐसे देखो, ये यहां से लेकर जो बनता है आपका इस प्रकार से, इसके जो चंबल के आसपास वाला इलाका है ना, ये केवल चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा चंबल बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन। ठीक है, तो आपका हो गया चंबल बेसिन, ये हो गया धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर वाला इलाका। उसके अलावा बाणगंगा बेसिन के अंदर जो ऊपर वाला उत्तरी भाग है, उत्तरी पूर्वी मैदानों के अंदर आता है। कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे, जयपुर, अलवर, और उसके बाद दौसा, ठीक है, डीग, भरतपुर, ये वाला एरिया किसके अंदर आ जाएगा, बाणगंगा बेसिन के अंदर आ जाएगा। अगर बात करें माही बेसिन के अंदर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर का कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ का, ये हिस्सा आ जाएगा आपका माही बेसिन के अंदर आ जाएगा। बनास बेसिन के अंदर बात करें तो राजसमंद, उदयपुर, उसके बाद आ जाएगा आपका चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ठीक है, केकड़ी, टोंक, ये हिस्से आपके आ जाएंगे बनास बेसिन के अंदर आ जाएंगे। बनास बेसिन के अंदर भी दो भाग किए गए हैं, बनास बेसिन के भी दो भाग किए गए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका आ जाएगा मालपुरा करौली वाला भाग। कौन सा आ जाएगा, मालपुरा करौली वाला भाग, यानी कि जहां पे करौली का स्थान है, करौली, टोंक, वो जिले हैं, वो मालपुरा बेसिन के नाम से, यानी कि मालपुरा करौली का मैदान है। मेवाड़ का मैदान जिसके अंदर राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा आपका मेवाड़ का मैदान आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये आ जाएगा, यानी कि इस प्रकार के हिस्से, इसको बनास बेसिन को भी दो भागों में बांट सकते हैं अपने। ऊपर वाला आ जाएगा मालपुरा करौली वाला मैदान, ऊपर नीचे वाला आ जाएगा मेवाड़ का मैदान आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया समझ में, समझ लेना, साथ साथ में मैप के अंदर उतार लेना, ये चीजें समझने में आसानी होगी। ठीक है, चले आगे, ये देखो फिर आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा हिस्सा है, आपको पता है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये चीजें तो आगे। लेकिन इसको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को भी दो भागों में बांटा है। किसको बांटा है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा है। किस किस के नाम से बांटा है, तो एक तो बांटा है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन लावा पठार। ये दो भागों में बांटा है। विंध्यन कगार भूमि कौन कौन सी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो चंबल वाला इलाका है, चंबल वाला इलाका, ये जो इसके पास बनता है, जो छोटा सा इलाका है, इसके पास जो इस प्रकार से बनता है, ये सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, विंध्यन कगार भूमि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, विंध्यन कगार भूमि। इसको विंध्यन कगार भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विंध्यांचल पर्वत है, उसका ही हिस्सा माना जाता है प्रकार से। ठीक है, जो चंबल वाला इलाका है, चंबल वाले इलाके से जो चंबल नदी गुजरती है, वो इलाका जो कटा फटा इलाका है, ठीक है, कटा फटा इलाका होने के कारण विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा ये माना जाता है। और दूसरा है दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार है वो ये है, ठीक है, ये हिस्सा है, ये सारा का सारा दक्कन लावा पठार है। जिसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, दक्कन लावा पठार के अंदर कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी, ये हिस्से आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर तो कौन कौन से आएंगे, सवाई माधोपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा भी आता है, चंबल बेसिन का भी हिस्सा आता है सवाई माधोपुर के अंदर। दोनों हिस्से आ सकते हैं, एक जिले के अंदर दो हिस्से आ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर आ जाएगा, करौली आ जाएगा, और आ जाएगा आपका धौलपुर आ जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा धौलपुर। ठीक है, लेकिन दक्कन लावा पठार के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये चार जिले किसके अंदर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके दक्कन लावा पठार के अंदर। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश वैसे तो चार ही जिले प्रमुख रूप से हैं, लेकिन इसको दो भागों में बांटे। दक्कन लावा पठार के अंदर तो चार हिस्से आ जाएंगे प्रमुख रूप से, लेकिन विंध्यन कगार भूमि के अंदर चंबल का जो
जो आपका है कटा फटा हुआ क्षेत्र है वो आ जाएगा। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला इलाका है वो विंध्य गगार भूमि के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। चलें आगे, ये हो गया कंप्लीट। आगे देखो, ये सारणी है, मोस्ट इंपोर्टेंट सारणी है, क्वेश्चन जरूर उठता है यहां से क्वेश्चन जरूर उठता है। कौन सा? भौतिक भाग कौन कौन से हैं, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, अवशेष कितने हैं, अवशेष कहां से हैं। ठीक है, यानी कि जो भाग है मैंने वैसे तो बता दिया कि कहां से बना है, किस किस क्षेत्र से बना है, इसके अलावा ऊंचाई के में क्रम कौन सा है, बनने का क्रम कौन सा है, ये भी आपको साथ साथ में चलते हुए देखना है। तो ये सारणी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मैंने बात की थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है इसका आपका 61.11। ये थोड़ा सा करेक्शन करना है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 61.11%। ठीक है, 61.11% आ जाएगा। इसके अलावा जनसंख्या की बात करें तो कितनी है ये, इसके अंदर जनसंख्या है आपकी 40%। कितनी है? 40%। किसका भाग है? तो मैंने बताया था कि मरुस्थलीय जो इलाका है ये 33 सागर का भाग है। और ऊंचाई के अंदर कौन सा भाग है, तो ऊंचाई के अंदर भी चौथा स्थान है, यानी कि सबसे नीचे अगर पूछा जाए ये भौतिक प्रदेश है, सबसे नीचे भौतिक प्रदेश वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सबसे नीचा स्थान है। ठीक है, यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सबसे कम है। ठीक है, अगर बनने का क्रम यानी कि बना भी सबसे कब था, लास्ट में बना था, इसका भी क्रम चौथा है, तो ये सबसे अंत में अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जो सबसे अंत में बना था, तो वो आपका हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 9% है। कितना है? 9% है। लेकिन जनसंख्या की बात करें तो 1% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 10% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और ये किसका हिस्सा है, तो मैंने बताया था कि उभरा हुआ भाग था गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड और आज के समय भी सबसे ऊंचा और उभरा हुआ भाग कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इसी कारण से गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है। बनने का क्रम पूछा जाए तो सबसे प्राचीनतम वलित मोरदार पर्वत की बात की जाए तो यही अरावली पर्वतीय प्रदेश है। तो सबसे पहले भी यही बना था। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो इसके अंदर यानी ऊंचाई के अंदर सबसे ऊंचा भी है और बनने का क्रम भी सबसे पहला है। इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 23% है, यानी कि 23% क्षेत्रफल घेरता है राजस्थान का। राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल घेरता है? 23% घेरता है। और बात करें जनसंख्या, जनसंख्या यहाँ पे 39% जनसंख्या निवास करती है। किसका हिस्सा है? 33 सागर का हिस्सा है, यानी कि जो हिस्सा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा 33 सागर से है, तो उसी प्रकार से पूर्वी मैदानी प्रदेश का भी हिस्सा 33 सागर का ही है। और ऊंचाई की बात करें तो जस्ट ये ऊंचा किससे है? केवल पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से ही ऊंचा है। ठीक है, बनने का क्रम भी तो तीसरा है, बनने का क्रम भी कैसा है? तीसरा है, यानी कि सबसे पहले कौन सा बना था? तो आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश। और उसके बाद देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्रफल की बात करें तो 6.89%, यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला अगर प्रदेश पूछ लिया जाए तो कौन सा होगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा आपका। और जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो ये आपकी हो जाएगी 11% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? 11% जनसंख्या निवास करती है। किसका हिस्सा है? मैंने बताया था कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्यों है? क्यों अरावली पर्वतीय प्रदेश भी एक उभरा हुआ भाग है, सबसे ऊंचा भाग है। और पठारी प्रदेश, पठार नाम आ गया, पर्वत नाम आ गया, यानी कि दोनों ऊंचे स्थान है। इस बात का ध्यान रखना, माइंड में ध्यान रखना। पठार या पर्वत दोनों आ जाए नाम तो यानी कि पठार और पर्वत दोनों उभरे हुए भाग होते हैं, ऊंचे भाग होते हैं। और ऊंचे भाग किससे बनेंगे? गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड से किस प्रकार से बनेंगे? कि गोंडवाना लैंड एक उभरा हुआ भाग था, इस प्रकार से ये यानी कि पेंजिया था, पेंजिया से अलग हुआ था। एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड है ये राजस्थान का हिस्सा है, जिसके अंदर दो उभरे हुए भाग यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पर्वत और पठार दोनों के दोनों गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। आगे बात करें ऊंचाई के अंदर, ऊंचाई के अंदर भी किसका स्थान है? द्वितीय स्थान है। और बनने के क्रम में भी द्वितीय स्थान है। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सारणी है। अब देखो सबसे पहले बताता हूं, सबसे पहला क्रम किसका आ जाएगा? सबसे पहले बना कौन सा था और सबसे पहले यानी कि ऊंचाई के अंदर सब पहला स्थान किसका है? तो वो आपका आ जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। आपको पता है कि अरावली है वो सबसे ऊंची है राजस्थान के अंदर। और ये किससे बनी थी? गोंडवाना लैंड से, यानी कि जो हिस्सा
उभरा हुआ भाग होगा वो गोंडवाना लैंड से बनेगा। उसके बाद दूसरा स्थान किसका हो, जस्ट देखो, जस्ट अरावली के नीचे कौन सा होगा, पठार होगा, पर्वत ऊपर सबसे पहले, उसके बाद पठार होगा, पठार दक्षिण पूर्वी पठार, ठीक है। ये बनेगा कब, दूसरे स्थान पर, सबसे पहले जो ऊंचा होगा वो बनेगा, फिर उससे नीचे वाला पठार, तो वो दूसरे स्थान पर बनेगा भी, और उसकी ऊंचाई भी किस प्रकार होगी, दूसरे स्थान पर होगी। उसके बाद आएगा तीसरा क्रम, तीसरा क्रम आप किसका आएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जब आ जाएगा आपका, पर्वत आ गया, पठार आ गया, तो तीसरा नंबर किसका आ जाएगा, मैदान का आ जाएगा। जब मैदान बनेगा भी तीसरे नंबर पर, और उसकी ऊंचाई का क्रम भी तीसरे नंबर पर ही होगा। उसके बाद में आएगा आपका मरुस्थल वाला इलाका, मरुस्थल वाला इलाका है वो चौथे स्थान पर है, यानी कि सबसे अंत में है। तो सबसे अंत में कौन सा बनेगा, जो 33 सागर का भाग होगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश भी 33 सागर का हिस्सा है, लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश है वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे खारापन सबसे ज्यादा 33 सागर में था, और मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर भी सबसे ज्यादा खारापन पाया जाता है, यानी कि वहां का पानी अगर निकालो तो उसके अंदर क्या होगा, खारापन होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे अंत में कौन सा बना था, मरुस्थलीय प्रदेश बना था। और ऊंचाई के मामले में बात करें तो ऊंचाई में, यानी कि सबसे नीचे तो कौन सा भाग होगा, मरुस्थल भाग होगा, यानी कि जो समुद्र तल से ऊंचाई है सबसे कम होगी आपकी मरुस्थलीय प्रदेश की होगी। इस बारे में ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी सारगर्भित सारणी है ये, और इसको देख लेना ढंग से, और क्रम से देख लेना कि सबसे पहले ऊपर कौन सा आता है, पर्वत आता है, सबसे पहले भी कौन सा बनेगा, पर्वत बनेगा, दूसरे स्थान पर पठार आता है, बनेगा भी कब, दूसरे नंबर पर बनेगा, उसके बाद तीसरे नंबर पर मैदान आता है, और बनेगा भी तीसरे नंबर पर, सबसे अंत में मरुस्थल आता है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा खारापन होगा वो सबसे अंत में बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है, और ये आपको देखो आगे चीजें देखो, टेस्ट सीरीज। तो आपको जाना है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पे, पहले ही बता रहा हूं, अगर कुछ लोगों ने ले रखी है टेस्ट सीरीज लेकिन कईयों ने टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है, तो यहाँ पे जाना है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी लो तो भी मैं कहता हूँ एक बार आप इसको डाउनलोड करके रख लेना, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होते हैं सर क्या करते हैं, कुछ 15-20 या आधे घंटे के लिए कुछ ऑफर देते हैं, तो उससे आप वंचित न रह जाओ। तो इस कारण से मैं कहता हूं कि आप इसको पहले से ही डाउनलोड करके रख लेना, तो काम आएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते हो, फिर भी कुछ चीजें ऐसी है जो आपको वहां पे निःशुल्क दी जाती है, और कुछ कई बार सर ऑफर भी देते हैं, तो उससे आप चूक न जाओ। तो इस कारण से भी आपको ये हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसके अलावा देखो आपको ये टेस्ट सीरीज, आपको ये जो नोट्स हैं ये मिल जाएंगे, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम आपको आवश्यक रूप से ज्वाइन करना है, आपको वहां पे पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि स्कूल व्याख्याता के सेकंड ग्रेड के और रीट के तीनों के 50-50 टेस्ट दिए हैं, यानी कि टोटल 150 टेस्ट, 150 टेस्ट होंगे, तीनों के ही एक साथ दिए जाएंगे, यानी कि आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, जीके से संबंधित सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। सेकंड ग्रेड के कुछ टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, स्कूल व्याख्याता पर काम चल रहा है। तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन है, आपको डाउनलोड जरूर करके रखनी है, ठीक है। आगे देखो, आगे ये है टेलीग्राम, एनडीसी क्लासेज के नाम से है, एनडीसी क्लासेज के नाम से है, ये आपको जरूर जाके ज्वाइन करना है, और यहाँ पे ही आपको पीपीटी शेयर की जाएगी, कुछ अलग से नहीं की जाएगी, यूट्यूब पे हो जाएगी वो नहीं है, यहाँ पे की जाएगी। पीपीटी कहाँ पे होगी, टेलीग्राम चैनल है एनडीसी क्लासेज के नाम से, वहां पर शेयर होगी। इसके अलावा आपको पता है जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन की बात की थी वो आपको जरूर करना है डाउनलोड, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपका जो चैनल है एनडीसी क्लासेज नरेंद्र दान चारण सर के नाम से है, वो आपको जाके सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो और आपको क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। तो कैसी लगी क्लास आप, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनडीसी क्लासेज को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।